नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए अब देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट से नवाजा गया है। यह सम्मान आमतौर पर किसी देश के प्रमुख, विदेशी शासकों और राज परिवार के सदस्यों को दोस्ती के प्रतीक के रूप में दिया जाता है। इस पुरस्कार को 1974 में मुबारक अल सबाह की याद में स्थापित किया गया था और 1992 में इराक से आज़ादी के बाद इसका स्वरूप बदला गया। मुबारक अल सबाह को मुबारक अल कबीर या फिर मुबारक द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1896 से 1915 तक कुवैत पर शासन किया था। 23 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन किसानों के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान को मान्यता देता है और उनके कल्याण के लिए जागरूकता फैलाता है। इस दिन को भारत के 5वें प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह की जयंती की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने किसानों की भलाई के लिए काम किया था। अपने छोटे से कार्यकाल में उन्होंने किसानों की स्थिति सुधारने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए कई कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए। 2001 में भारत सरकार ने चौधरी चरण सिंह के योगदान को सम्मानित करने के लिए 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहला उड़ान यात्री कैफे खोला गया। दरअसल एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान यात्री कैफे शुरू करने की घोषणा की थी। कैफे एयरपोर्ट पर आवश्यक वस्तुएं जैसे पानी, खाना और स्नैक्स को किफायती और उचित दामों पर उपलब्ध कराएगा। इस पहल को कोलकाता हवाई अड्डे पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। यदि ये सफल होता है तो इसे देश भर के अन्य एयरपोर्ट्स पर भी शुरू किया जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर उपभोक्ता मामले का विभाग जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड लॉन्च करेगा। ये ऐप CCPA यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को डार्क पैटर्न्स के खिलाफ स्वतः कार्रवाई करने में मदद करेगा। जागो ग्राहक जागो ऐप उपभोक्ताओं को ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान सभी URLs के बारे में जानकारी देगा और अगर कोई URL असुरक्षित होगा तो यह ऐप आपको आगाह करेगा। जागृति ऐप उपयोगकर्ताओं को उन URLs को रिपोर्ट करने की सुविधा देगा जहां डार्क पैटर्न्स मौजूद हो सकते हैं। रिपोर्ट CCPA के पास शिकायत के रूप में दर्ज की जाएगी। भारत 2025 में पहली बार ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला है। यह 11वां जूनियर शूटिंग विश्व कप होगा जिसमें राइफल, पिस्टल और शॉटगन श्रेणियों में इवेंट आयोजित होंगे। इसमें ओलंपिक और गैर ओलंपिक इवेंट्स शामिल हैं। प्रतियोगिता की तारीखें और मेजबान शहर अभी तय नहीं हुए हैं, लेकिन यह सितंबर से नवंबर के बीच आयोजित होगी। जूनियर वर्ल्ड कप 2016 में शुरू हुआ था और यह अंडर 21 खिलाड़ियों के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता है। इससे पहले भारत ने 2 चैंपियनशिप और 6 ISSF प्रतियोगिताओं की मेजबानी की है, जिनमें 2 विश्व कप फाइनल और 4 सीनियर ISSF विश्व कप शामिल हैं। गणतंत्र दिवस 2025 की परेड से पहले शुरू हो गया है विवाद। दिल्ली और पंजाब ने भेदभाव का आरोप लगाया है क्योंकि झांकी को लेकर रखे गए उनके प्रस्तावों को खारिज कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी झांकियां कर्तव्य पथ पर परेड के दौरान प्रदर्शित करने के लिए चुना गया है। इनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड और अन्य शामिल हैं। गणतंत्र दिवस 2025 के लिए झांकी का विषय स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास होगा। चयनित झांकियां भारत की विविधता, सांस्कृतिक समावेशन और उज्जवल भविष्य को प्रदर्शित करेंगी। 24 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इस साल की थीम है वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच। इस दिन को 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस कानून को अस्तित्व में लाने के लिए कई संगठनों और कार्यकर्ताओं ने प्रयास किया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत प्रत्येक भारतीय उपभोक्ता को 6 अधिकार प्राप्त हैं: सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, निवारण मांगने का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। GST परिषद ने ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म को मंजूरी दे दी है, जिससे सिगरेट और पान मसाला जैसी कर चोरी की संभावना वाली वस्तुओं पर नजर रखी जाएगी। इसके तहत उत्पादों या उनकी पैकेजिंग पर एक अद्वितीय पहचान चिन्ह UIM लगाया जाएगा।
इससे सरकार को उनकी सप्लाई चेन में मूवमेंट को ट्रैक करने में मदद मिलेगी। दरअसल सिगरेट उद्योग में बड़ी मात्रा में तस्करी होती है, जिससे सरकार को हर साल 21,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी तंबाकू उत्पादों में अवैध व्यापार को रोकने के लिए ऐसे तंत्रों का समर्थन किया है। यूरोपीय संघ, यूके और तुर्की जैसे देशों में भी इसी तरह की प्रणाली लागू है। प्रसिद्ध फिल्मकार श्याम बेनेगल का 23 दिसंबर को मुंबई में निधन हो गया। वे समाज में हाशिए पर रहने वालों की कहानियों को अपनी फिल्मों के जरिए उजागर करते थे। अंकुर, निशांत, मंथन जैसी फिल्मों में उन्होंने ग्रामीण भारत और शोषित वर्ग के संघर्ष को दिखाया है। बेनेगल ने भारतीय समाज के बदलते रूपों को बेहतरीन तरीके से पर्दे पर उतारा। वे टेलीविजन में भी सक्रिय रहे। भारत एक खोज और संविधान जैसी सीरीज का उन्होंने निर्देशन किया। फिल्म जगत को दिए गए योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्होंने कई नेशनल अवार्ड जीते और 2005 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के गांव में एक अज्ञात बीमारी के कारण मौतों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, जिससे मरने वालों की संख्या 9 हो गई है। बीते दिन एक और महिला की मौत हुई। सभी मृतक एक ही गांव के 2 परिवारों से हैं। सरकार ने मामले की जांच के लिए एक केंद्रीय विशेषज्ञों की टीम गठित की है और राजौरी में तेजी से परीक्षण करने के लिए BSL-3 मोबाइल लैब वहां भेजा गया है। विशेषज्ञों की टीम पानी और खाद्य सामग्री के सैंपल ले चुकी हैं, लेकिन फिलहाल बीमारी की पहचान नहीं हो पाई है। 26 दिसंबर को हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2022 में भारत सरकार ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया था। यह दिन गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की वीरता और न्याय के लिए संघर्ष को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का मकसद बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ावा देना और उन्हें विकसित भारत की दिशा में योगदान के लिए प्रेरित करना है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान की भी शुरुआत की। यह अभियान पोषण सेवाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और समुदाय की भागीदारी से पोषण स्थिति और कल्याण में सुधार करने का प्रयास करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये बच्चे 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। इन बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मान से नवाजा गया। इन पुरस्कारों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, जो कि बच्चों को 7 श्रेणियों में दिए जाते हैं, जिसमें शामिल हैं कला एवं संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, खेल और पर्यावरण। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बच्चे की उम्र 5 से 18 साल के बीच होनी चाहिए और साथ ही जिस श्रेणी में आवेदन किया गया है उसमें उनकी ये उपलब्धि पिछले 2 वर्षों के भीतर की होनी चाहिए। 240 से अधिक वर्षों से संयुक्त राज्य अमेरिका की ताकत और शक्ति का प्रतीक रहे बाल्ड ईगल को एक महत्वपूर्ण सम्मान मिला है। दरअसल राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कांग्रेस द्वारा भेजे गए विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिससे बाज को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया है। यह बाज 1782 से अमेरिका की ग्रेट सील में शामिल है और कांग्रेस ने उसी वर्ष इसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया था, लेकिन अब तक इसे आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पक्षी नहीं माना गया था। बाल्ड ईगल अमेरिका का मूल निवासी पक्षी है, जो अपने सफेद सिर, पीली चोंच और भूरे शरीर से पहचाना जाता है। बाल्ड ईगल उत्तरी अमेरिकी पक्षी हैं, जिसे मैक्सिको सीमा से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा तक पाया जाता है और अलास्का में ये बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। फिलहाल इसे IUCN की लीस्ट कंसर्न श्रेणी में रखा गया है, जिसका मतलब है कि यह पक्षी खतरे से बाहर है। यमन में युद्ध और संकट के बीच कॉलेरा यानी हैजा एक महामारी के रूप में फैल गया है। 1 दिसंबर 2024 तक लगभग 2.5 लाख से ज्यादा संदिग्ध मामले और 861 मौतें दर्ज की गई हैं, जो विश्व भर में कॉलेरा के मामलों का 35% और मौतों का 18% है। यमन में स्वास्थ्य सेवाएं पहले से ही कमजोर हैं और पानी की कमी, खराब स्वच्छता और इलाज की सीमित सुविधाएं इस संकट को और बढ़ा रही हैं। यमन पश्चिमी एशिया में अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित एक देश है। इसकी सीमा उत्तर में सऊदी अरब और उत्तर पूर्व में ओमान से लगती है। इसकी लंबी तटरेखा रेड सी, अदन की खाड़ी और अरब सागर से लगती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 58 लाख स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण करेंगे। स्वामित्व योजना को 24 अप्रैल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन और GIS तकनीक से भूमि मालिकों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स प्रदान किए जाते हैं। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सुरक्षा, भूमि का मालिकाना हक और विकास योजनाओं में सुधार सुनिश्चित करती है। सटीक भूमि रिकॉर्ड बनाने के अलावा यह संपत्ति से संबंधी विवादों और कानूनी मामलों को कम करने का भी काम करती है। इस योजना का नोडल मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय है।
आरबीआई द्वारा जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत के बैंकों का मुनाफा लगातार छठे साल 2023-24 में भी बढ़ा है। बैंकों का एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स घटकर 13 साल के निचले स्तर 2.7% पर आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों के ऋण और जमा में लगातार बढ़ोतरी जारी है, जिससे भारत के बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत बनी हुई है। सितंबर के आखिर तक बैंकों के कुल कर्ज में शुद्ध फंसे हुए ऋण की हिस्सेदारी कम होकर 0.57% हो गई। उधर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी एनबीएफसीज की संपत्ति गुणवत्ता साल 2023-24 में सुधरी है और उनके बैलेंस शीट में 2 अंकों की मजबूत वृद्धि देखी गई है। एनबीएफसीज ने अपने बैलेंस शीट को बेहतर करते हुए उधारी में जबरदस्त विस्तार किया है। इस बीच अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों के मुनाफे में भी सुधार हुआ है, हालांकि इनकी पूंजी की स्थिति का स्तर संतोषजनक है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम आज बांह पर काली पट्टी बांधकर ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न मैदान में उतरी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 5 मैचों की श्रृंखला में कल से चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच खेला जा रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। इसे यह नाम 1996 में मिला। दरअसल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट 28 नवंबर 1947 को खेला गया था। तब से 1996 तक दोनों देशों के बीच कुल 50 टेस्ट खेले गए थे। फिर दोनों देशों के बोर्ड ने फैसला किया कि 51वें टेस्ट को खास बनाया जाए। ऐसे में दोनों देशों के महान क्रिकेटर्स के नाम पर ट्रॉफी रखने का फैसला लिया गया। फिर 1996-97 में इसे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नाम दिया गया। उधर चीन ने अपनी नई पीढ़ी का पहला एम्फीबियस असॉल्ट वॉरशिप टाइप 076 जहाज लॉन्च किया है। इसका नाम सिचुआन रखा गया है। पूरी तरह से चीन द्वारा विकसित इस वॉरशिप को चीन की राजधानी शंघाई में एक समारोह के दौरान लॉन्च किया गया। इस जहाज को दुनिया का सबसे बड़ा एम्फीबियस वॉरशिप कहा जा रहा है। देखा जाए तो यह पहले के टाइप 075 जहाज़ों का ही एक एडवांस वर्जन है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम लगे हैं, जो इसे फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट और ड्रोन ले जाने में सक्षम बनाता है। यह चीन की नौसेना को दूर दराज के इलाकों में युद्ध लड़ने की ताकत को बढ़ावा देगा। साथ ही दक्षिण चीन सागर और ताइवान स्ट्रेट जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भी चीन की नौसैनिक ताकत को मजबूत करेगा। एसआईपी एकेडमी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए कर्नाटक के बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में तीसरा मियावाकी जंगल प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के तहत 9,500 स्क्वायर फीट क्षेत्र को कवर किया गया है, जिसमें 80 देशी प्रजातियों के पौधे सहित कुल 3,000 पौधे लगाए गए हैं। इस पहल में एसआईपी अबेकस और ग्लोबल आर्ट के 50 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। एसआईपी एकेडमी का पूरा नाम सोशेबल इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेसिव एकेडमी इंडिया है। यह बच्चों के कौशल विकास से जुड़ी हुई एक संस्था है। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। वहीं मियावाकी तकनीक जापानी वैज्ञानिक अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित की गई है। इस तकनीक से देशी पेड़ों के घने जंगल तेजी से उगाए जाते हैं। इसमें पेड़ खुद अपना विकास करते हैं और 3 साल के भीतर वे अपनी पूरी लंबाई तक बढ़ जाते हैं। इससे कार्बन उत्सर्जन कम करने, हवा साफ करने, मिट्टी और पानी की गुणवत्ता सुधारने और स्थानीय जैव विविधता को बढ़ाने में मदद मिलती है। भारत का पहला मियावाकी जंगल प्रोजेक्ट तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में और दूसरा महाराष्ट्र के जलगांव में शुरू किया गया था। केंद्रीय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा चौथा सुशासन सप्ताह 2024 और प्रशासन गांव की ओर अभियान का आयोजन किया गया। इसका मकसद सरकारी सेवाओं को गांवों तक पहुंचाना है और उन्हें सरल, पारदर्शी और आसान बनाना है। यह भारत का सबसे बड़ा नागरिक केंद्रित अभियान है। इसके तहत राशन कार्ड, पेंशन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जटिलता को दूर कर इनकी सेवाएं ग्रामीणों के दरवाजे पर प्रदान की जा रही हैं। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार के साथ साथ राज्य और केंद्र सरकार के एजेंसीज से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए नोडल एजेंसी है। यह कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। नमस्कार।